आपके हिसाब से कानपुर क्या है? ये अपने आप में बहुत समग्र, अगर वसुधैव कुटुंबम की एक छोटी सी झलक देखनी हो तो कानपुर में आपको मिल जाएगी। कोई रात को 11 बजे के लिए जा रहा है, कोई 11 बजे खत्म करके आ रहा है, कोई सुबह 5 बजे निकल रहा है, कोई सुबह 7 बजे वापस आ रहा है। तो ये दौड़ता शहर था, खिलखिलाता शहर था। और यहाँ पे तो एक मिल बहुत ही फेमस थी, वो आप लालिम भी जानते होंगे। लेकिन अफसोस है कि नई टेक्नोलॉजी आने के कारण इस पहचान ने यहाँ दम तोड़ दिया। और अब यह शहर एक उस कालखंड से अगर हम याद करके देखें तो अब उस व्यवस्था में तो ये दम तोड़ रहा है। अब ये दम तोड़ता हुआ शहर, कोई मील नहीं है, कोई ढंग के रोजगार नहीं है यहाँ पर। हमारे जहन में बचपन की यादें हैं, और बचपन की यादें तो जल्दी जाती नहीं है। आप भविष्य वर्तमान को भी तुरंत भूत से बचपन में जोड़ के देखते हो। इच्छा तो वही होती है कि वही अमरूद का पेड़ हो, वही तालाब हो, वही कुआं हो, वही हम आम तोड़ के खाएं। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी और साहित्य का शहर भाई, जहाँ गणेश शंकर विद्यार्थी, बालकृष्ण सोमनाथ नवीन, अटल बिहारी वाजपेयी जिनकी जीवन की यात्रा राजनीतिक वाली यहीं से शुरू हुई। उनका एक तकिया कलाम था, झाड़े रहो कलेक्टरगंज। नमस्कार, मैं सुस्मित सौरभ। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक छोटा सा गांव सेमरझाल, जहां एक बच्चे ने जन्म लिया। ये गांव उस बच्चे का ननिहाल था। पिता उत्तर प्रदेश रोडवेज में नौकरी करते थे। बचपन से ही प्रियजनों को खोने का दर्द उस मासूम के मन में झेला, लेकिन टूटा नहीं। सबसे बड़ा बेटा होने के नाते उसे जिम्मेदारी भी जल्दी समझ में आ गई। कानपुर शहर में पढ़ाई जारी रही और जीवन की दिशा भी वहीं से तय हुई। वर्ष 1984 में जब वह 12वीं कक्षा में था, तभी उसका चयन भारतीय वायुसेना के प्रशासनिक शाखा में हो गया। फिर यहीं से शुरू हुई उसकी उड़ान। वायुसेना में रहते हुए उसने LLB की पढ़ाई पूरी की, SSB जैसी कठिन परीक्षा में भाग लिया। सेना में वर्षों की सेवा के बाद वे एक फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में सेवानिवृत्त हुए। वे इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक सफल अधिवक्ता हैं। न्याय की लड़ाई लड़ते हुए सच के साथ खड़े हैं। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने संघर्षों को अपनी सीढ़ियां बनाया। मैं सुस्मित सौरभ एक सर्विसमैन डायरी में आपका स्वागत करता हूं। आज के हमारे मेहमान हैं एक पूर्व सेना अधिकारी, पेशे से वकील श्री आनंद कुमार तिवारी जी। सर नमस्कार। जी नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आप बेसिकली कानपुर से आते हैं। कानपुर जो कि कई बातों के लिए जाना जाता है, तो आपके हिसाब से कानपुर क्या है? कानपुर एक जीता शहर है, दौड़ता शहर है जी। यहाँ किलकारियां पड़ती हैं, दौड़ती हैं जी। और ये अपने आप में बहुत समग्र, अगर वसुधैव कुटुंबम की एक छोटी सी झलक देखनी हो तो कानपुर में आपको मिल जाएगी। जी जी बिल्कुल। सब चीज उपलब्ध है जी। भोजन के नाम पर सारे विकल्प आपके पास उपलब्ध हैं और बड़े सरल हैं वो। जी बिल्कुल। फल अद्भुत मात्रा में जी। उपज 3 है। यहाँ पर आप प्रकृति के सहारे भी जी सकते हैं। फल के मौसम में सारे फल, अन्न के मौसम में सारे अन्न जी। और कानपुर के क्षेत्र को हम सिर्फ कानपुर तक अगर सीमित ना करें जी तो बेहतर होगा, क्योंकि हम इसको जोड़ सकते हैं यमुना और गंगा के बीच का जो हिस्सा है कानपुर क्षेत्र में, ये वो क्षेत्र आता है। तो बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र, दोनों तरफ दोआब बोलते हैं, दोआबा बोलते हैं, तो बहुत बड़ी उपजाऊ जमीन मिल रही। क्षमा करिए। दूसरा कि अगर कानपुर की जमीन को आप देखें तो ये एक औद्योगिक क्रांति का भी शहर रहा है जी। समारोह का भी शहर रहा है। यहाँ न जाने कितने तो मीलें थी जी, जिसमें अगर आप इतिहास पे जाएंगे तो लगभग पूर्वांचल, पूरा उत्तर प्रदेश और बहुत कुछ हिस्सा बिहार का जी इन मिलों में काम करता था।
और जी कानपुर बिल्कुल। का जो धड़कन है, हृदय, वो जी 24 घंटे धड़कता था। 8-8 बिल्कुल। घंटे की शिफ्ट होती थी। आप किसी शहर में, किसी मोहल्ले में, किसी गली में निकल जाइए तो जी जी। चहल पहल बराबर मिलती थी। जी सड़कें हमेशा बिल्कुल आबाद रहती थी। चाय, मिठाइयाँ, भोजन, मिलना, जुलना। कोई रात को 11 बजे के लिए जा रहा है, कोई 11 जी बजे खत्म करके आ रहा है, कोई सुबह बिल्कुल। 5 बजे निकल रहा है, कोई जी सुबह जी 7 बजे वापस आ रहा है। तो ये दौड़ता शहर था, जी जी। खिलखिलाता शहर था। और यहाँ पे तो बिल्कुल। एक मिल बहुत ही फेमस थी, वो आप लालिम भी जानते होंगे। लेकिन जी अफसोस है कि नई टेक्नोलॉजी आने के कारण इस पहचान ने यहाँ दम तोड़ दिया अपना। जी बिल्कुल और अब बिल्कुल। ये शहर एक उस कालखंड से अगर हम याद करके देखें तो उस व्यवस्था में तो ये दम तोड़ रहा है। जी जी अब जी ये जी दम जी तोड़ता हुआ शहर, कोई मिल नहीं है, कोई जी ढंग के रोजगार नहीं है यहाँ पर, और काफी काफी नीचे चला गया है। जी मैं तो यही कह सकता हूँ कि कोई ऐसी व्यवस्था बने कि जी हमारा शहर फिर से जगमगाने लगे। और ऐसी कोई बिल्कुल। बहुत बड़ी इसमें दिक्कत नहीं है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मशीनें काम नहीं दे रही हैं तो जी हमारे पास कमरे और जमीन तो वो रखी हुई है ना। बिल्कुल मशीनें ही तो बिल्कुल। बदलनी है। बिल्कुल। उत्पादन तो वहां पर भी हो सकता है यार। नई बाजार ही तो सजानी है। जाहिर सी खरीदार बात है। बहुत मिल जाएंगे, आप न्योता तो दीजिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, जहाँ बात आती है आजकल स्टार्टअप्स की, तो स्टार्टअप तो छोटे से कमरे से लेकर और बड़े हैंगर तक हर जगह चल रहे हैं सर। तो ये सब भी इसको सुधारने में, इसको विकसित करने में काम आ सकते हैं। कुछ परिवर्तन आया है, कुछ धारा जी बही है। जैसे जी एक लेदर मेगा सिटी बनाई इन्होंने, जी उससे काफी काम चल रहा है। जी डिफेंस जी का काफी प्रोडक्शन शुरू हुआ इस क्षेत्र जी में जी नए जी तरीके से। तो काम जी तो चल रहा है, लेकिन चूंकि हमारे जहन में बचपन की यादें हैं, और बचपन बिल्कुल। की यादें तो जल्दी जाती नहीं है। नहीं आप जाती भविष्य हैं। वर्तमान को भी तुरंत भूत से बचपन में जोड़ के देखते हो। इच्छा तो वही होती है कि वही अमरूद का पेड़ हो, वही तालाब हो, वही कुआं हो, जी 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 वही जी हम जी आम तोड़ के खावें। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो भी है। और जी जी साहित्य का शहर तो है ही है, जी जी जहाँ गणेश शंकर विद्यार्थी, बालकृष्ण सम्राट नवीन, अटल बिहारी वाजपेयी, जी जिनकी जीवन की यात्रा राजनीतिक वाली यहीं से शुरू हुई। जी उनका बिल्कुल। एक तकिया कलाम था, झाड़े रहो कलेक्टरगंज। यही डीएवी कॉलेज से पढ़े जी और यहीं से उन्हें एलएलबी की खास बात थी कि पिता पुत्र एक साथ एलएलबी कर रहे थे। जी जी शहर तो बहुत दौड़ता हुआ है, बहुत रंगीन, बहुत मजबूत शहर है। बिल्कुल। कानपुर जैसे बड़े शहर में, जहाँ की आईआईटी की सुविधा थी, पॉलिटेक्निक कॉलेज थे, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी वहीं के कॉलेज से पढ़े हुए हैं, फिर वायुसेना में आने का इतना जल्दबाजी भरा निर्णय क्यों? सन 84 में जी मैं 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था, जी और क्योंकि परिवार काफी बड़ा था, जी जी पिताजी पर जिम्मेदारियां भी बहुत थी, जी और स्वाभाविक है कि जब जी बड़ा परिवार होगा और खर्चे भी ज्यादा होंगे तो कहीं न कहीं पारिवारिक उत्थान की जो गुणवत्ता है उस जी पर कहीं न कहीं वो समस्या और प्रभाव डालेगी। जी तो मुझे ऊपर ऐसा लगा कि मैं बड़ा बेटा हूं, मैं बाहर निकलूं, जी और ईश्वर की कृपा रही, जी समय का साथ रहा कि वायुसेना में वैकेंसी आई, मैंने फॉर्म भरा। जी और मुझे ये नहीं पता था उस वक्त तक जी जी कि मैं जिसके लिए फॉर्म भर रहा हूं जी इसका स्तर क्या है। जी बस ये था कि वैकेंसी निकली है, फॉर्म भर दीजिए आप। तो जी मैंने भरा, मेरा चयन हो गया। जी जी 19 अक्टूबर 84 को मेरा चयन हुआ। जी मैं चला गया पीछे पढ़ाई छोड़ करके, जी जी। जहां बात आती है कि आपके पहुंचा पास, बेलगांव। जी जी, जहां बात अब आती है बताइए। कि तमाम सुविधाएं उपलब्ध थीं, आप चाहते थे तो आगे पढ़ सकते थे, तो क्या ऐसी कोई बात रही, आर्थिक समस्याओं का सामना रहा, बड़े बेटे की जिम्मेदारियों का बोझ रहा जो कि आपने इस तरह का निर्णय लिया? आपने जो पहले अभी कहा जी कि
कुछ समस्याएं रही या आर्थिक कठिनाइयां, जी तो आर्थिक कठिनाइयां ही रही। जी जी मुझे उस वक्त महसूस हुआ जी कि हम उस सामर्थ्य पर उस लक्ष्य को हासिल करना मुश्किल है। जी 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 हमने निर्णय ले लिया, फॉर्म भर दिया, जी जी ईश्वर की कृपा हुई और जी मैं चयनित हो गया और चला गया। जी उसके बाद भाइयों को और बहनों को पढ़ाया, घर का जो भी उत्थान कर सकता था मैंने किया, और वो मेरा निर्णय सही था उस जी परिस्थिति में जी और उस परिवेश में। वो निर्णय बिल्कुल मेरा सही था, जी 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 मैं ऐसा मानता हूँ। जी जी जी। बात करें सर, आप प्रशासनिक शाखा में रहे, एक आम सी जी। शिकायत देखने को मिलती है या सुनने को मिलती है, लोग कहते हैं कि एडमिन ऑफिस में जो लोग काम करते हैं वो अन्य लोगों की भावनाओं को समझ नहीं पाते, उन लोगों की बात कम सुनते हैं, अपनी धुन में रहते हैं, अपनी चलाना चाहते हैं। ये कितना सच है सर? मैं 99.9% ये कहूंगा कि ये केवल झूठ है, जी गलत है। जी ऐसी विचारधारा गलत है। जी अगर प्रशासनिक शाखा यही करके नहीं, जी प्रशासनिक शाखा हर विभाग में काम करती है। जी जी क्योंकि बिल्कुल। मैं जिस पेशे पे अभी नए पे आया हूं उस पर भी बात करेंगे। जी जी ऐसा लगता है कि कोई कार्य जो हमको दिया जा रहा है या जो कराना चाहते हैं आप, और उसके परिणाम कार्य करते ही गलत हो जाएंगे, जी तो उसको वहीं पर रोक लेना और सुधार कर दे जाना ज्यादा अच्छा है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं इस विषय पर जी कि अधिकांशतः विद्यालयों में जी प्रवेश की निर्धारित तिथि 31 मार्च के आसपास कर दी गई थी, बिल्कुल। और ज्यादातर लोगों के बच्चों का जन्म 31 मार्च नहीं हो सकता, किसी का नहीं कभी भी होता है। कहीं भी हो सकता। जी और हर आदमी मूलतः ईमानदार होता है, जी मूलतः उसके अंदर कोई छल फरेब नहीं होता है। जी जी ये परिस्थिति जन्य स्थितियां हैं। जी अब उनको लगा कि हमारे बच्चे का एडमिशन तो अक्टूबर में है जी जन्म, तो अब ये अगले साल जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा इसको 31 मार्च के आसपास मुझे सेट कर दीजिए, उसकी व्यवस्था लाए। कुछ लोगों को कर दिया गया, कुछ लोगों को नहीं किया गया। जिनका कर दिया गया वो खुश, जिसका नहीं किया गया वो नाराज। लेकिन बिल्कुल। किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि आपने हमसे तो ये कार्य करा लिया, जी हमने तो कर दिया, जी लेकिन जो इसका रिकॉर्ड जहां रखा हुआ है उसका क्या करोगे आप। सही बात है। और बाद में रिकॉर्ड जब डिजिटली अपडेट हुआ तो स्थितियां फिर जो है विचित्र हो गई। बदल गई हैं, तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। नहीं है, हम अपने लोभ लालच के लिए जी यदि कोई गलत काम कराना चाहे, जी प्रशासन उसको आपको रोके, तो कृपया इसको बाधा या अड़ंगा न माने, मनमानी न माने, क्योंकि जी वो भी कहीं ना कहीं दायित्व से बंधा हुआ है। और जी जी काम जी करने के लिए कोई ना कोई तो एक रेखा खींचनी पड़ेगी। बिल्कुल। अगर आप रेखा नहीं खींचेंगे तो आपकी रेखाएं असीमित हो जाएंगी, और कौन सी आपकी मूल रेखा है और कौन सी मूल रेखा नहीं है, ये आप कभी पहचान ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल तो इससे मैं बिल्कुल सहमत बिल्कुल। नहीं हूं। जी जी प्रशासनिक लोग, कोशिश उनकी हमेशा रहती है कि व्यक्ति व्यक्ति विशेष पर जिसका प्रभाव जी दीर्घकालिक अवधि में पड़ेगा वो सही जी रास्ता ही बताए। हाँ, जी कुछ जी अपवाद हो सकते हैं जी कि जी मेरा मेरा फायदा होना था तो वो मैंने काम अपना कर लिया पहले, लेकिन जी आपका काम विलंबित कर दिया। इस चीज को मैं सह समझ सकता हूँ और स्वीकार भी जी कर सकता हूँ। लेकिन जी अक्षरशा कोई ऐसा कहे कि बाधा डाले या परेशान करने के लिए करते थे, इससे मैं जी जी सहमत नहीं। बिल्कुल। जाहिर सी बात है कि सबकी अपनी अपनी सीमाएं होती हैं, अपनी अपनी मर्यादाएं होती हैं, और जब कोई अपने लाभ के लिए दूसरे को गलत कहता है तो बड़ी गलत बात होती है। उसको सामने वाले की मर्यादाओं को, सीमाओं को, उसके स्तर को, पैमाने को समझने की आवश्यकता होती है सर। आपने बिल्कुल सही तर्क रखा, क्योंकि जी यही स्थिति आपके आगे भी बढ़ेगी। उसका दूसरा उदाहरण सोच सकते हैं कि आप जी बिना टिकट ट्रेन में चल रहे हैं, जी एक साहब आए, जी उन्होंने आपसे बोला ऐसे कर लो, आप आगे बढ़ गए। अब जी आपको जाना है 15 घंटे का रास्ता, और जी 3-3 4 घंटे में एक एक काम मिल रहे हैं, तो बेहतर जी तो जी था एक टिकट ले ली गई होती। सही बात है। सही बात। बेहतर तो एक टिकट ले ली गई होती, सच्चाई है। और फिर बेहतर था कि बिल्कुल ना देते हम, ऐसे ही चलते। तो जी जी आपको आपको देखिए, व्यक्ति को स्वयं पता है कि क्या सही है और क्या गलत है।
और जी कोशिश जी करनी चाहिए कि जी जी अभिलेखी मामलों में सब कुछ सही होना चाहिए। जी 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 ये तो डिजिटल इंडिया आने के बाद ये बहुत बड़ी सीख मिल गई सबको। जी जी। एक सामान्य सी धारणा है, एक प्रश्न उठता है। जब हम फौज की बात करते हैं तो फौज दो भागों में बटी नजर आती है, एक अधिकारी और दूसरे अधिकारी से नीचे काम करने वाले लोग। वहीं जब जब बात करते हैं अधिकारियों की, तो बहुत सारे सम्मान हैं, अलंकरण हैं। जैसे बात करें वायुसेना मेडल की, एवीएसएम की, पीवीएसएम की, सेना मेडल की, जहां तक देखने में आता है कि ऐसे सारे जितने भी मेडल होते हैं सिर्फ वे अधिकारियों को दिए जाते हैं। जबकि फौज की बात करें, सेना की बात करें, तो उसमें चाहे वो सिपाही रैंक का व्यक्ति हो या फिर अधिकारी रैंक का व्यक्ति हो, सबकी भागीदारी सुनिश्चित सुनिश्चित होती है और सबके भागीदारी से हमारी सेना चल पाती है। फिर ऐसा क्यों कि ये सारे मेडल केवल अधिकारियों को दिए जाएं और अधिकारी से नीचे के रैंक के लोगों के को इससे वंचित रखा जाए? ये अनुभव आपका और जो आपत्ति है ये जी काफी सही है, सटीक है। जी ऐसा हो रहा है। जी जी लेकिन मेरा ऐसा मानना है अपना जी कि ये अंतर लगभग सब जगह चल रहा है। जी लेकिन जी हाँ, हमारे यहाँ थोड़ा ज्यादा मात्रा में है। हमें जी पूरी तरीके से मजदूर समझते हैं, जी और जो मजदूर समझते हैं उनके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे। भाई जी जी उनका अपर हैंड है, वो जी शीर्षस्थ व्यवस्थाओं में बैठे हुए हैं, वो जी हमको नियंत्रित करते हैं, नियंत्रण करते हैं। ये लेकिन जी जहां तक भागीदारी की बात है, जी तो मुझे लगता है कि जो निचले तबके का व्यक्ति है जी जी उसका बहुत ज्यादा होता है, जी क्योंकि उसकी सारी मेहनत की वजह से जी ऊपर वाले बढ़िया परिणाम दे पाते हैं। बिल्कुल। उदाहरण के लिए कि सियाचिन ग्लेशियर में जी बर्फ के खड्डों पे खड़े होकर के जी जो जी 3 महीने या 6 महीने के लिए ड्यूटी कर रहा है अपनी, कभी कभी स्नो बाइट होने से इम्प्यूटेशन भी हो जाता है, जी लेकिन नीचे बैठ करके जो कंट्रोल रूम में बैठे हुए हैं उसका वो आकलन करते हैं, और आकलन करने के बाद इस चीज से उनको विरत कर देते हैं। तो ये जी थोड़ा सा दुखद तो ही है। हो सकता है आगे आने वाले समय में इस जी पर हमारी भी भागीदारी बढ़े, जी हमारे सैनिक वर्ग के भी संख्या को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि यदि वो नाम बढ़ाएंगे तो मिलेगा। जब जी नाम बढ़ाए ही नहीं जाते हैं, सिफारिश ही नहीं की जाती उस औसत में या उस अनुपात में, तो जी नहीं मिलेगा। जी देने वाली व्यवस्था की कोई दिक्कत नहीं है, पहले नाम तो पहुंचे आगे। और नाम जी पहुंचाने वाले हम तो स्वयं नहीं कर सकते हैं ना कि हम्म मुझे भारत रत्न दे दिया जाए। हम्म। हम तो नहीं कर सकते हैं। जी जी प्रशंसा और इनाम हमारे नाम को प्रस्तावित किया जाता है। जी बिल्कुल। अब इस बात की अगर अलख जग जाए या जागृति आ जाए, तो संभवतः इसमें बदलाव आ जाएगा। मुझे जी जी उम्मीद है कि ऐसा आज नहीं कल आगे आने वाले समय में जरूर होगा। जी क्योंकि जी छोटा सा उदाहरण निकल करके आया कि एनडीए में बच्चियों की विषय कोई स्कोप नहीं था, नहीं था। नहीं था, लड़कियों को अवसर नहीं था, लेकिन अब मिलने लगा, जी आ जी गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब जागे तभी सवेरा। जी हमारा समय तो निकल गया है। हाँ, लेकिन जनसंख्या के अनुपात और भागीदारी के अनुपात को तो अनदेखा किया जा रहा है। जी जी इससे मैं आपकी नहीं, बात से सहमत कुछ लोगों से इस पे मैंने बात की थी। उनका मानना यह है कि अधिकारी जो हैं डिसीजन मेकर होते हैं, सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर होती हैं, कोई भी जवाबदेही उन्हीं की होती है, चाहे नीचे के रैंक का अधिकारी हो या कर्मचारी हो, चाहे कितनी भी गलतियां कर ले, लेकिन जब जवाबदारी की बात आती है तो अधिकारी होते हैं। या जब भी आगे लीड करने की बात आती है, चाहे वो युद्ध क्षेत्र हो या चाहे शांति का क्षेत्र हो, चाहे कोई अन्वेषण हो, कोई कोई आविष्कार हो, या देश हो या विदेश हो, कहीं भी आगे जहां खड़े होने की बात आती है वहां अधिकारी खड़े होते हैं, इसलिए उनको ये पुरस्कार दिए जाते हैं। आपका क्या मानना है सर? क्योंकि कोई भी पुरस्कार केवल जवाबदेही के आधार पर तय नहीं होता। जी पुरस्कार को तय होना है काम के आधार पर। जी कार्य कैसा हुआ। जी अभी आपने देखा होगा, छोटा सा एक उदाहरण निकला है। जी जी एक छोटे से बच्चे ने चाय पिलाई, जी जी काफी उसने कोशिश किया,
और नाम तो नहीं लूंगा उसका, स्थान नहीं, अभी आप इशारे में समझ, संकेत में समझ रहे होंगे। जी उस बच्चे की सेवा भाव को देख करके सेना ने उसे गोद ले लिया, जी ऐसा मीडिया में। अब उसका लालन पालन पोषण और आगे की व्यवस्थाएं सेना करेगी, तो जी जागरूकता आ रही है। लेकिन जी केवल जी ये जी कह देना कि जिम्मेदारियों के आधार पर केवल तय होता है, तो भाई ये तो हजम हमें नहीं हो रही निजी रूप से। अब जी बाकी जी वो लोग निर्णय लेने वाले हैं, वही उसके बारे में विचार करने वाले हैं, वही प्रस्तावक हैं, तो जी वो जी जवाब वो दे सकते हैं। लेकिन मेरे जी निजी रूप में केवल एकमात्र ये कारण की जवाबदेही उनकी है, जी जी इससे मैं, बल्कि मैं कहूंगा कि जैसलमेर में जो मई जून के महीने में और जी तपती रेत के टेंट पर जो खाना बना के देता है, जी जी क्या उसकी योगदान कम है? बिल्कुल उसका योगदान कम है? गाड़ी नहीं। चला करके जा रहा है, ला रहा है। या कभी कभी आप ऐसी स्थिति, अभी झांसी में ही हुआ, जी एक आर्मी के डॉक्टर ने प्लेटफॉर्म पर डिलीवरी करा दी। जी 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 तो परिस्थिति जन्य तो ठीक है, जी लेकिन अगर रूटीन में ऐसी चीजें निकल रही हैं, तो फिर हम्म। भाई उस पर विचार करना शीर्षस्थ संस्थाओं को बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल कम से कम बिल्कुल। एक संदेश तो आवे, नहीं आपका भी जी मूल्यांकन हम उस तरह से करते हैं। जब नाम ही नहीं यहां से जाएगा, तो उसे विचार करने की बात ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल पहले नाम बिल्कुल। तो बढ़े आगे, तो नामों की संख्या ही नहीं बढ़ाई जाती जी सर। है ही नहीं, नजर नहीं लगता जी 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 जब तक वो मर ना जाए। पीस काल में, पीस टाइम में कितने इस प्रकार के पुरस्कार किसको दिए गए, कितनों के प्रस्तावित किए गए, और उसमें से कितनी भागीदारी थी, जी ये तो आंखों में इकट्ठा करके और शोध का विषय है, और इस पे शोध होना चाहिए। जी 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 जी। तो आपके विचार से कहीं ना कहीं एक जवान या अधिकारी के नीचे काम करने वाले लोग थोड़ी सी मतलब पार्शलिटी कहें या उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं। जी 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 पार्शलिटी भी न कहें, हम ये जी कह जी सकते हैं कि उस पर किसी की दृष्टि ही नहीं जा रही, ध्यान नहीं जा रहा लोगों का। दृष्टि ही नहीं डालना उस पर। जी 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 जी। कभी आपको ऐसा मौका मिला, कभी आप एसएसबी गए? यदि गए तो क्या मैं अनुभव रहे बहुत सर आपके पहले? सौभाग्यशाली था, जी 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 बहुत सौभाग्यशाली था। जी जी मैंने कुल 3 एसएसबी दी, जी और तीनों जगह मुझे जाने का मिला। जी पहली एसएसबी मेरी मैसूर में थी, जी तो थोड़ा मैं घुमंतू स्वभाव का भी था। तो मुझे याद आ रहा है, मैं चकेरी कानपुर में पोस्टिंग था उस वक्त, जी तो मेरी एसएसबी मैसूर आई, जी जी और भी मेरे 2 दोस्त थे, 3 लोग गए थे। जी तो हमने तीनों ने योजना बनाई कि जी पहले 3 या 4 दिन की इन लोग छुट्टी ले ली जाए, ओके। बेंगलोर मैसूर पहले घूमेंगे। जी जी आराम से गए, और रिटायरिंग रूम्स ले लिए वहीं मैसूर स्टेशन पे, क्योंकि पिकअप हमको वहीं से होना था। जी जी तो एसएसबी के जाने से पहले तक तो बहुत गंभीर थे हम लोग, पूरा जी 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 पूरी मेहनत करी, तैयारी भी करी। लेकिन जब जाना था तो बिल्कुल फक्कड़ हो गए, जी मस्त मौला। आराम से गए, मैसूर घूमा, बेंगलुरु घूमा, जहां जहां घूमना था हमने घूमा। शाम जी को 5 बजे आए, हमको लेकर के चले गए। हमने पूरी एसएसबी दी 5 दिन के, जी और एसएसबी में चयन नहीं हुआ, तो मैं लायक नहीं था, इसलिए मेरा चयन नहीं हुआ। तो मुझे कोई जी रिग्रेट नहीं है, बहुत जी खुश कि कम से कम एसएसबी के बहाने मुझे वहां जाने का अवसर तो मुझे मिला, घूमने का जी जी मौका तो मिला। बिल्कुल। दूसरी एसएसबी में गया, बनारस। जी वहां पर जब मैं गया, तो मुझे याद है मैंने वही काम वहां भी किया। जी और 40 रुपए रिक्शा लेके, मैंने बोला शायद 5-10 रुपए लेता था, मुझे याद है, ये जी जी 99 वगैरह की बात होगी। तो पांच, हमने कहा भाई तुमको हम 40 रुपए देंगे, लेकिन मुझे 4 घंटे घुमाओ बनारस। जी 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 तो मुझे पूरा बनारस घुमाता रहा, मैं 4 घंटे घूमता रहा, शाम को आके एसएसबी के अंदर हो गए, और मेरा जी चयन उसमें भी नहीं हुआ। और जी जी देहरादून में गए, वहां भी यही काम किया, हरिद्वार रुके, जी केम्प्टी फाल घूमा, घूम फिर के नहा धो के एसएसबी दे दा के वापस आ गए। चयन मेरा नहीं हुआ, चूंकि मैं उस लायक नहीं रहा हूँ।
क्योंकि जी जो जी आदमी घुमक्कड़ ज्यादा है एसएसबी के समय पे, तो वास्तव में उसका जी चयन होना भी नहीं चाहिए। तो मैं इसमें खुश हूं। हाँ, जी लेकिन जी एसएसबी की कृपा ये रही कि मैंने जी खूब घूमा। जी 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 जी। वो एक वाकया शायद कुछ हुआ था, आपके कमान अधिकारी ने आपको बुलाया था कि आप फ्लाइंग अफसर पायलट के लिए अप्लाई करें। हाँ, मैं पहली पोस्टिंग पर जी 9 बीआरडी में थे। जी जी और अब नाम तो ना लें उनका, नाम जी लेना सही नहीं होगा, पता नहीं जी कहाँ है, जी क्या स्थिति है उनकी। और ये जी मेरी जी जी पहली पोस्टिंग की बात है। जी जी हमारे साथ एक दिनेश कुमार मिश्रा जी थे, जी जो भी जीएसटी कमिश्नर हैं। जी 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 हम दोनों को खबर भेजी गई जी और मुझे बोला गया इंग्लिश में, जी जी कॉल दिस टू जोकर्स ओके 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 एंड दे बोथ विल फिल अप, जी जी दे बोथ विल अप्लाई फॉर फ्लाइंग ब्रांच। ओके और हम लोग पढ़ने लिखने वाले भी थे और घुमक्कड़ भी थे। जी जब जी वहां से बाहर आए तो जी हमारे तो हम लोग उदास हो गए कि ये तो जी समस्या डाल दी गई, हमको कुछ और नई चीज बताई जा रही। मतलब इतना अबोधपन था, इतने भोले थे उस समय जी जी कि ये पता नहीं कहाँ कहाँ हमको फंसाया जा रहा है, अभी क्या कराएंगे मेरा, हम कौन सा फार्म भराएंगे, हमको कहाँ भेजेंगे। जी तो जी जी थोड़ा चिंता में चले गए। बिल्कुल तो दिनेश कुमार बेचारे हमसे बहुत कुशाग्र थे और बहुत ब्रिलियंट थे। जी जी तो उन्होंने समझा, बोला बोला आनंद, हम लोग कोई सस्पेंस भी नहीं, हमारी लाइफ मजेदार चल रही, बढ़िया है, एंड वी हैव टेकन डिसीजन। जी 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 एंड अब समझ आने के बाद लगता है कि यार कितना गलत डिसीजन था दोस्त। और जी उस जी वक्त हमको फॉर्म भर देना चाहिए था, और हम लोग हो भी गए होते, लेकिन जी प्रभु जी की जो इच्छा। तो ये फक्कड़ जीवन नहीं मिलता, ये जी संगत नहीं मिलती। हो सकता बिल्कुल हमारा माइंडसेट उस उस माइंडसेट में चला जाता, जिसके साथ मैं अनुकूल नहीं हुआ, इसी वजह से मेरा एसएसबी में सिलेक्शन नहीं हुआ। जी बट जी जी उन्होंने मेरी केयर की, तो मैं इनको साष्टांग स्मरण करता हूँ, नमन भी करता हूँ कि उन्होंने हमारी प्रतिभा को पहचाना और अपने आशीष वचन दिए। लेकिन हम आशीष वचन ले नहीं पाए, ये हमारी कमी रही। वकालत करने का निर्णय है, वो किस प्रेरणा से जुड़ा हुआ है सर? ये बहुत रोचक और बड़ा पवित्र प्रश्न कर दिया आपने। जी 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 मैं जब पहली पोस्टिंग में गया, जी मेरी पहली पोस्टिंग पूना में थी, जी तो वहां पर एक वेद प्रकाश शुक्ला जी थे। ओके और मेरी पहली पोस्टिंग थी और वो वहीं से रिटायर होने वाले थे। जी तो वो उस समय एलएलबी कर चुके थे जी और नौकरी छोड़ने का निर्णय उन्होंने ले लिया था। जी जी तो उनके तौर तरीके, सोचने का अंदाज, निर्णय लेने की शक्ति जी और सही गलत को कन्विंस करना और गलत चीजों को सही तरीके से लेकर के आना ताकि वो ठीक हो जाएं, जी इससे मैं प्रभावित होता था और मन ही मन ललचाता था। जी क्योंकि मैं तो भाई 10वीं पास था, जी बिल्कुल सॉरी 12वीं पास था, उस 12वीं पास में नहीं था, 10वीं पास था, सही कह। जी क्योंकि जी जी 12वीं तो मैं कर ही रहा था, छोड़ के गया था। जी जी और वो एलएलबी कर चुके थे। जी तो वेद प्रकाश शुक्ला जी रहने वाले थे चित्रकूट के। जी उनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ, मन में कहीं ना कहीं ये बात रही कि जी हम भी एलएलबी हो जाएं, हम भी बिल्कुल ऐसे। तो उनका जो सिखाने का तरीका या जो उनकी एक उनका व्यक्तित्व था, उसने जी असर तो मेरे पर उसी वक्त डाल दिया था। जी और चूंकि मेरा कोमल हृदय था, कोमल शरीर था, कोमल सोच थी, जी 18 साल की उम्र में मैं नौकरी पहुंच गया था वहां पर, तो उसमें मैं ढलने लगा और वो मेरे जहन में चिपक कर बैठ गए। जी जैसे ही मैं कानपुर पोस्टिंग आया, जी मैंने पढ़ाई कर ली, फिर इंटर पूरा किया प्राइवेट से, फिर ग्रेजुएशन किया प्राइवेट से, फिर एलएलबी भी इवनिंग क्लास हमको मिल गई कानपुर में और बड़े जी प्रतिष्ठित कॉलेज से। तो मुख्य कारण हमारे वेद प्रकाश शुक्ला जी रहे, जो इस जी वक्त वो स्वयं भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट क्या बात है। है। और उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट का एडवोकेट्स के लिए इंसाइक्लोपीडिया बोला जाता है। ओके थोड़ा मुख से बहुत कठोर हैं, जी मैं जी बिल्कुल ये स्वीकार करता। और कठोर वही होगा जो सही होगा, जी वो बिल्कुल नहीं सहेगा। लेकिन एडवोकेट्स के नाम पर
वो व्यक्ति ही इज इंसाइक्लोपीडिया इन हाई कोर्ट इलाहाबाद, इलाहाबाद। और वही मेरे प्रेरणा स्रोत है। जी 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 जी। जाहिर सी बात है कि उनका व्यक्तित्व इस तरह का था, भले ही वो ऊपर से कठोर दिखते हों, दिल से बड़े साफ होंगे। और उनका मार्गदर्शन आपको वायुसेना में रहते हुए मिला, और आज इस वकालत के पेशे में भी उनका मार्गदर्शन मिल रहा है, तो जो आपके लिए है बड़े ही गौरव की बात है। ये मेरे लिए एक प्रकार से आपको बहुत बड़ा सम्मान है। जी 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 जब उन्होंने मेरी जूनियरशिप साइन करी, जी और कम से कम 300-400 आदमी था जी जहां पर मुझे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जी यही परिचय दिया, ये हमारा 18 वर्ष की उम्र में शिष्य था, जी और आज जी जी। 57 साल में फिर से एक बार शिष्य बना। बिल्कुल तो बिल्कुल उस समय मैं बिल्कुल। गदगद हो गया था। मुझे लगता है इससे बड़ा मुझे कोई पुरस्कार या सम्मान या मान नहीं मिल जी सकता था। जी बिल्कुल। और वकालत के पेशे में आने का भी मैं एक आपको बताता हूं जी कि मैं स्वभाव, एक्चुअली अगर आप थोड़ा इस पर भी विश्वास करते हैं, जी जी तो मैं वैसे मांगलिक हूँ। जी। मेरी कुंडली मंगली हूं मैं। जहां ग्रह मंगल में, नक्षत्रों की बात की जाए। हाँ, तो मैं उसमें मंगली हूँ ऐसा बताते जी हैं। जी और ये बताते हैं मंगली लोग जो होते हैं जी बड़े सख्त होते हैं, अनुशासन जी प्रिय होते हैं, जी जी समयबद्ध होते हैं, वो सब गुण मेरे में मुझे दिखता है। जी तो मुझे ये लग रहा था कि मैंने इतनी अच्छी तरीके से जी 38 साल 5 महीने यूनिफॉर्म पहनी, जी 31 मार्च को मेरी अब यूनिफॉर्म उतार उतर जाएगी। दिन जी था फ्राइडे, शुक्रवार। जी जी मन में थोड़ा सा कष्ट था, विरह थी, जी 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 जी। और थोड़ा सा चिंता भी थी कि एक जिसको मोह उत्पन्न 38 साल, होता है, एक मोह उत्पन्न हाँ होता बिल्कुल, है आप जहाँ। सही, सब माया माया लगा मुझे कि जी माया है जी मेरी, वो मेरी जी छीनी जी जा रही है। जी और मैंने बड़ी मेहनत से अपनी नौकरी करी। कोई बिल्कुल। अगर आप कहीं पता कर लें तो जी शायद आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जी मेरे ऊपर किसी तरह का कोई लांछन मिलेगा। जी हाँ, जी जी शक्ति में तो नाम आएगा कि भाई स्ट्रिक्ट तो बहुत है, जो काम होना है तो फिर होगा, और जो नहीं होने लायक वो बिल्कुल नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए आप। जी जी मैं जी सबको यही मेरा हिसाब किताब। जी जी तो 31 मार्च को मैं रिटायर हुआ। जी पूरी मैंने तैयारी करी। हमारे परम गुरु वेद प्रकाश शुक्ला जी ने सारी व्यवस्था बना दी थी, और जी जी 1 अप्रैल को मैंने ये यूनिफॉर्म धारण कर ली। तो जी। मेरे जीवन में यूनिफॉर्म उतरी नहीं है, बदली है। सही 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 बात है। आपने बात की सर ग्रह की, नक्षत्र की, मांगलिक की, तो प्रश्न ये उठता है कि आपके जीवन में अध्यात्म क्या है। ये आपने ऐसा ज्वलंत और जीवंत प्रश्न कर दिया है जी जी कि आध्यात्म जो है, जी मेरे व्यक्तिगत राय में, जी हो सकता है मैं इसको संशोधित करूं, तो सबसे जी पहले मैं आप सभी लोगों से, जो भी अगर बाद में सुने, तो जी पहले ही त्राईमाम 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 कर लेता हूँ, क्षमा जी मांग जी लेता हूँ कि बौद्ध धर्म में जी एक बहुत अच्छा कथन है, जी। बुद्धम शरणम गच्छामि। अच्छा में। उस जगह पर बुद्ध की जगह मैं बुद्ध को या तो बुद्धि मानता हूं, जी या बुद्धिम शरणम गच्छामि कहता हूं। जी आप स्वयं को स्वयं जानिए, जी आपको सब पता है, जी सब पता लग जाएगा। आपको आपके बारे में कोई दूसरा नहीं बता सकता है। नहीं, ऐसा मेरा अध्यात्म है, और जी यही मेरे जीवन का, बिल्कुल। बशर्ते कि आप सही हो। सही जी मतलब कि आप किसी को परेशानी ना पैदा करें, जी लोभ लालच ना करें, गलत बात उसको ऐसा ना बताएं जिससे कि वो भटके। वो जी जाना चाहता है दाएं और आपने जानबूझ के बता दिया बाएं, तो थोड़ा चक्कर जी काट के आएगा तो ज्यादा भाव हमको देगा। मेरे जीवन में यही आध्यात्म है। और जी बाकी जो ये जितने तथा कथित आध्यात्म चल रहे हैं, जी वो जी सब मेरे लिए शून्य। जी 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 मैंने बड़ा संक्षेप में और जी विस्तृत भी बिल्कुल कह बिल्कुल दिया, सूक्ष्म भी कहा, बिल्कुल। छायावाद भी आपको प्रस्तुत किया कि जी मेरा जी जी अध्यात्म ये बुद्धिम शरणम गच्छामि। बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल बुद्धि का बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए, आप बिल्कुल शरण में सही जगह पहुंच जाएंगे। हम बिल्कुल आपको नहीं बता सकते हैं
ना आप मुझे समझा सकते हैं कि ये जी वाला अपना अध्यात्म है। भाई अपना जी जी। अध्यात्म अपने पास रखिए, हमारा अध्यात्म मेरे पास। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल यही बिल्कुल। मेरा अध्यात्म। जी। सेना में आप रहे, वायुसेना में आपने सेवा की, एक बड़ा ही मुद्दा उठता है। लोग उसके लिए कोर्ट में भी जाते हैं, कई बार न्यायालय से भी इस तरह की खबरें मिलती हैं। मेडिकल पेंशन पे कई बार सुनने को बहुत कुछ मिलता है। तो आपके अनुसार, आप चूंकि इस पेशे में हैं, क्या अनियमितताएं देखने को मिलती हैं और ये अनियमितताएं क्यों उत्पन्न होती हैं? देखिए, क्योंकि माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय, जी सर्वोच्च न्यायालय जी बराबर इसका संज्ञान ले रहे हैं। जी और बराबर वो अपने कई निर्णयों में इस तरह की बात कर चुके हैं जी कि जो व्यक्ति एक जी बाल रूप में, आपका 18 साल की उम्र में लगभग सब चले जाते हैं। जी बिल्कुल। 18 मतलब 17 खत्म हुआ है, 18वें में प्रवेश हुआ है, उसका शरीर तो अभी ठीक से बना ही नहीं, बना और ही वो नहीं। चला गया। तो वो परिपक्व हो रहा है, मैच्योर्ड हो रहा है, निरोगी काया है उसकी, मजबूत गठीला बदन है, जी आपको वो मिला है। जी अगर किसी भी प्रकार की कोई ऐसी घटना, ऐसी दुर्घटना, ऐसा रोग जो आपके सेवा के पैटर्न से होता है, जी तो भाई इसकी जिम्मेदारी तो आपकी उठाओगे। जी जी आपकी वजह से हुआ है, आपके यहाँ उसने भोजन किया, आपके यहाँ वो सोया है, आपके यहाँ वो रोया है, जी आपने जो आदेश दिया वो कार्य किया है। जी तो इस पर न्यायालय अच्छी व्यवस्था कर रही है। जी और अंतर तो इसलिए रहा कि इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि हर जगह थोड़ा बहुत जी ऊपर नीचे होता है। जी तो मुझे अगर मौका मिलेगा जी जी कि एक फल चुनना है जी रखे हुए जी 4-6 फलों में, बिल्कुल। तो मैं जरूर बड़ा वाला चुन लूंगा जस्ट सही। पहली बार में। मैं जी पहली बार में छोटा नहीं चुनूंगा। वो स्थिति यहाँ पर भी है। लेकिन जी जी हम सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं न्याय व्यवस्था को कि जी जी इस मुद्दे को बड़ी संजीदगी से, बड़ी गंभीरता से न सिर्फ वो देख रहे हैं, इसका जी सुनिश्चित पालन करवा रहे हैं। अभी लगभग बिल्कुल। 250-300 की अपील रिट थी, दिल्ली जी हाईकोर्ट ने एक झटके में खारिज कर दी। और जी ये जी कहा कि नहीं, यूएफटी ने कहा वो सही, और पेमेंट दे दिया। इस पर कार्य हो रहा है। और जी अंतर तो रहा, ये जी जी अंतर जी करना उनका लाजमी है, क्योंकि वो सरकार के नुमाइंदे हैं। जी तो उनको सरकार का पक्ष रखना है, हमारी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हम जी सरकार के लिए काम करें। बिल्कुल। वो एक पक्ष अलग है। जी लेकिन जो पीड़ित पक्षकार है, वो अपने जी न्याय जी की बात करे, वो भी सही है। और इस व्यवस्था पर, इस अंतराल पर न्यायालय ये पा रहा है कि नहीं, जी जो पीड़ित पक्षकार है उसकी पीड़ा का निराकरण होना चाहिए, उसको बिल्कुल। क्षतिपूर्ति उसकी मिलनी चाहिए। उसने जो उसने सिर्फ डिसेबिलिटी समस्या से ही नहीं जूझा है, जी उसने कम से कम, अगर जिसने पूरी नौकरी करी है, वो चाहे किसी भी श्रेणी में हो, अफसर की श्रेणी में हो या जवान जी की श्रेणी में हो, जी मैं तो कहूंगा 28 वर्ष से ज्यादा का वनवास जिया है। जी मैं बिल्कुल 14 नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल 28 बिल्कुल से भी अधिक। बिल्कुल बिल्कुल 38 का तो बिल्कुल। मैं करके आया हूँ। ना दाढ़ी थी, ना मूछें थी। जी 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 अम्मा तो हमको झाड़ू से ही मार देती थी अगर हम गलती करते तो। उस सही उस से। उम्र में हम चले गए, जी मार पड़ी। तो उस उम्र में आप हमारे बच्चे को ले गए, या हम बच्चे थे हमको ले गए, तो भाई पूरी देख रेख तो आपकी जिम्मेदारी है, और उस पर बिल्कुल। हो रहा है काम। और मुझे लगता है आगे भी अच्छे अच्छे निर्णय आएंगे। जी और जिसको जिसको इस प्रकार की कोई क्षति है और कोई अशक्तता है, जी उसको उसका लाभ जरूर। बिल्कुल। क्योंकि न्यायालय बैठा हुआ है, और जी न्यायालय एक ऐसी व्यवस्था है, आखिरी आस सबकी उसी आखिरी। पर होती है। जी जी जी। और वो न्यायालय, चूंकि मैं इस प्रोफेशन पे हूँ स्वयं, तो मैं देखता हूँ न्यायालय कभी निराश नहीं करता किसी नहीं करता। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जिंदगी में कोई अफसोस जिसे आप बताना चाहेंगे? को। जीवन तो बड़ी उथल पुथल की स्थिति है। जी और
मुझे तो सब अच्छाई ही दिखी, जी क्योंकि जो कुछ, अगर हम कोई सपने देख रहे थे जी। वो नहीं पूरे हुए तो उसमें कोई अफसोस तो नहीं होना चाहिए। हम्म। हमें अपनी जिंदगी में वैसे कोई अफसोस नहीं है। जी 61 वर्ष का हूं, जी अभी तक भगवान की दया से कोई दिक्कत नहीं है। जी सुबह 2-3 किलोमीटर चल लेता हूँ, जमीन पे सोता हूँ, जी 10 बजे उठ भी जाता हूँ। जिंदगी में कभी ड्यूटी पर एक भी मिनट में लेट नहीं हुआ, जी एक भी मिनट लेट नहीं हुआ। ये मेरा जी। एक रिकॉर्ड है अपना खुद में, बिल्कुल। कि मैं कभी लेट नहीं हुआ कि ये कहा जाए कि भाई आनंद जी यू आर जी जी लेट बाई इतने मिनट। जी 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 हम कभी नहीं। जी जी और हम अपने घर के बारे में बता दें तो आपके प्रश्न का उत्तर ही आपको नकारात्मक में चला जाएगा। जी 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 कि जब हम गए थे तो हम टोटल 4 भाई बहन और माता पिता थे। जी हमारा विवाह हुआ, हमारे 2 संतान है, पत्नी है, हमारे छोटे भाई हैं, उनका भी विवाह हुआ, पत्नी है उसके भी 2 बच्चे हैं, सिस्टर की शादी हो गई, जी एक छोटा भाई है उसने विवाह नहीं किया, जी और हमारे एक बेटा है उसका विवाह हो गया, जी उसके भी एक बच्चे का जन्म हो चुका है। और जी मेरे पिताजी 90 साल के हैं और माता जी 88 साल की हो आज भी हैं। जी जी तो जी हमें जी किस बात का अफसोस, हमको तो सब जी कुछ जी। मिला है। बिल्कुल हमें ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है कि जो ना मिला हो। और बिल्कुल। मैं अर्थ और पैसे का आ, बहुत ज्यादा महत्व तो नहीं देता हूँ। जी 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 महत्व तो देता हूँ, लेकिन जी जी मेरे लिए पैसे का महत्व नहीं है कि मैं एसएसबी में सफल नहीं हुआ या जी उनके साथ मैं जिंदगी में अपनी सफल हुआ, ये मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। जी 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 जी। मैं अपनी जिंदगी में हाँ सफल एक हूँ। पैसे से आप एक बहुत कुछ पा सकते हैं, सब जी कुछ जी नहीं जी पा सकते। जी जी जी। एक अभिनेता को मैं सुन रहा था, उनसे पूछा गया कि आप कैसा महसूस करते हैं, तो उन्होंने यही बात कही थी कि अपने हाथ पैर सलामत हैं, खाने को खाना मिल जाता है, रहने को घर मिल जाता है, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए, मैं बहुतों से बहुत अच्छा हूँ। तो वही एक सकारात्मक सा व्यक्तित्व आपका दिखता है सर, जिस समझदारी से और जिस जज्बे से आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि सब कुछ तो मिला है हमें, हमें जिंदगी में अफसोस कुछ भी नहीं है, अभी तक और हमारे जाहिर यहाँ सी बात है। हमारे कोई नुकसान नहीं है, जी जी क्षति हुई ही नहीं। जी 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 ईश्वर को ऐसी अनुकंपा जी 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 जी। है। और 90 साल के पिताजी, 88 साल की जी मेरी मदर। जी जी और जी मदर जी तो सारा काम करती है अभी भी। बिल्कुल वो सिलबट्टे में चटनी भी बांट देती हैं, खाना भी बना लेती हैं, बाहर भी बैठ लेती हैं, झाड़ू भी मतलब अगर आप देख लो तो कहेंगे 88 साल की आपकी मदर है। बिल्कुल तो और बिल्कुल क्या बिल्कुल। चाहिए। और जी कोई व्यसन है नहीं, तो जी इसलिए जी जी अफसोस भी नहीं है, कोई व्यसन नहीं है बिल्कुल हमारे पास। बिल्कुल मैंने अपने बिल्कुल। जीवन में, हाँ ये अफसोस जरूर कह सकते हैं, जी कैसे तिवारी 48 साल तुमने फौज में गुजारे जी जी। और 25 पैसे की भी बर्बादी नहीं करी। हम्म। ये अफसोस हो सकता है जी 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 कि शराब नहीं की, गुटखा नहीं खाया, पान नहीं खाया, जबकि जी जी हमारा शहर जी 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 गुटखों जी से तो लगा पड़ा। जी जी जी। कानपुर की बात करें तो कानपुर पान मसाला के लिए मशहूर है। 3 शहर, मैं तो जी चूंकि जी अब इलाहाबाद का भी वासी हूँ जी जी और सोमवार से शुक्र वहीं रहता हूँ, तो जी जी कानपुर, इलाहाबाद और बनारस, जी जी इन्हें आवा बाबू तड़ा पनवा नवा खाई ले, और ओके बाद घा के थूक के तब जी तक की जी जी मजा ना आवे। तो ये जी शहर है जी 3। हाँ, इनसे मुझे दुख तो होता है। जी 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 शहर, जिस धरती माता को आप या पवित्र या हमको इतना अन्न उपजा के देती है, जी दैनिक और नैसर्गिक क्रियाओं को छोड़ करके, कम जी से कम, ये मेरी निजी राय है, जी ये जी जी थूका थाकी बंद होनी चाहिए। जी जी जी। एक आखिरी प्रश्न आपसे सर, कभी जो आप इस पेशे में हैं, कभी ऐसा कोई मुकदमा लड़ा जिसमें आपकी फौजी पृष्ठभूमि ने आपके अपने निर्णय को प्रभावित किया हो? जी हाँ, हमारे पास में जी एक पीपीओ में जी पत्नी का नाम चढ़वाने के लिए मैटर आया। जी तो उनकी पत्नी से बनती नहीं थी, जी मेंटेनेंस अलाउंस उनको मिलता था, जी वो रिटायर हो गए। जी और रिटायर होने के बाद जी
पीपीओ के लिए रोल में उन्होंने पत्नी का नाम ना लिख करके लड़के का नाम लिख दिया। जी जी मामला हमारे पास आया तो रिट दाखिल कर दी, बहस जी चल रही थी। जी तो उनके अभिलेखों में पत्नी का नाम तो दर्ज था, जी चूंकि गुजर चुके थे, जी पत्नी के नाम दर्ज था, लेकिन पेंशन के उत्तराधिकारी के लिए स्पाउस के नाम पर उनका नाम नहीं लिखा गया था, जानबूझकर, क्योंकि उनके संबंध कटु थे और जी वो मेंटेनेंस अलाउंस ले रही थी उनसे। जी 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 अब पेंशन के लिए इनको नाम चढ़वाना था, विभाग हम्म चढ़ा नहीं रहा था। हम्म तो हमने रखी बात कि कई ऐसे मामले आए हैं सुनामी और भुज भूकंप के दौरान, जी जहां पर शादी तो हो गई थी, हम्म विवाह तो हो गया, जी किंतु उनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाया। जी 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 सप्तपदी हो गई थी, गवाही है, जी जी खड़ी है, फोटो है, और विभाग काम नहीं कर रहा क्योंकि उसके पास कोई वैध कागज नहीं है। हम्म तो बहुत से ऐसे मामलों को मैंने एयरफोर्स में विभागीय स्तर पर यह कार्य करवाया कि जी भाई इनका नाम पत्नी के रूप में पहले दर्ज करो, जी और वो दर्ज हुआ। जी 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 जब वो दर्ज हुआ हो गया, हमारे यहाँ उसको बोलते हैं पर्सनल ऑकुरेंस रिपोर्ट हुआ, और आर्मी में बोलते हैं आई थिंक डीओ पार्ट 2 समथिंग। जी फिर वो जब छप जाएगा, जी उसके बाद पीपीओ में नाम इंक्लूशन के लिए चला जाएगा। जी इसी बात को मैंने आर्गूमेंट्स दिया कि ऐसा है, और वो पत्नी है आज उनकी, क्योंकि जी फौज के जी बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, नहीं हो पाता, लोग डरते हैं, परमिशन नहीं देते हैं। जी तो जी इन चीजों के आधार पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो उसकी पत्नी नहीं, जब तक डाइवोर्स ना हो गया। बिल्कुल तो ये चीज बिल्कुल हमारे काम आई, और जी जी माननीय जस्टिस महोदय ने जी जी बड़ी तारीफ करी। उनको भी पता लग गया कि मैं फौजी बैकग्राउंड से हूँ, जी तो जी बड़े जी जी प्रसन्न हुए, जी जी और जी उन्होंने सीधा आदेश कर दिया जी कि प्रेजेंटेशन इज टू बी जी डिसाइडेड जी जी based on the जी जी records available with the department. In case that wife's name is mentioned as a जी wife, जी जी then her name is to be added in the PPO, because the column is that for spouse, not for son. Either it is to be crossed or wife a spouse name is to be mentioned. तो काम आया। और वैसे भी मैं जो कहना नहीं, ये दुख होता है कि जो सैनिकों की पत्नियां हैं जिनके पति गुजर गए, जी उनके सर्विस मैटर पर हम्म मैं, मेरी फीस जीरो, जी 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 मैं जी जी फीस ही नहीं, बिल्कुल कोई फीस नहीं, काफी जीरो फीस काफी की। अपना जो पाँच काफी सात सौ का आपका जो खर्चा होता है, जी टाइपिंग जी स्वीपिंग करा के वो जमा करा दिए और जाइए बहस जी कर जी लीजिए, आई जी नेवर चार्ज। काफी काबिले तारीफ बात है सर। आपसे बातें करके ऐसा लगता है कि प्रशासनिक शाखा में काम करने वाला एक कठोर सा दिखने वाला अधिकारी हृदय से है, बहुत ही कोमल है, बहुत ही मुलायम हृदय का है। आपने अपनी बातें, अपना पक्ष बड़े ही सजग और निष्पक्ष तरीके से रखा, बड़ा ही मनोहर ढंग से उसकी प्रस्तुति की आपने। मैं आपके इन बातों के लिए आभार मानता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय हमें दिया। और आशा है कि भविष्य में जब भी आपसे इस तरह के सुझावों की आवश्यकता होगी, आप हमारे स्टूडियो में जरूर आएंगे, आपसे हम मिलते रहेंगे, आपसे उत्साहवर्धन और प्रोत्साहन लेते रहेंगे। फिर मिलते हैं सर, इसी कामना के साथ। नमस्कार। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर।